चलिए, उज्जवल से तो चर्चा हो गई, अब बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारे दर्शक को आज करने वाले हैं खासतौर पे मार्गदर्शन। संजीव भंडारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और संजीव फाउंडर और सीईओ हैं एयरब्रिक इंफ्रा से। संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत में स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? आपके नजरिए में हम किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे अपने थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए। एंड आई थिंक जो सवाल आपने पूछा वो बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में। स्टार्टअप की एक जो वेव चल रही है पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है पूरी दुनिया की इस वेव को हिंदुस्तान इस टाइम पे ड्राइव कर रहा है। एंड अगर कलेक्टिवली देखें पूरे वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप्स हैं और सिर्फ इंडिया में जितने स्टार्टअप्स हैं, आई थिंक इंडिया ने के स्टार्टअप्स का वेट बहुत ज्यादा है जो स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। तो ये सिर्फ स्टार्टअप इसलिए नहीं हो रहे हैं इंडिया में, दो सोच है यहाँ पे। एक तो स्टार्टअप इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम क्रिएट किया है ये बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इसलिए, अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे तो पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप्स की वेव इंडिया में आई है वो उससे पहले के 50 सालों में भी नहीं थी। तो 50 साल का कलेक्टिव डेटा और 10 साल का कलेक्टिव डेटा बराबर मिलेगा आपको, स्टार्टअप्स कितने पैदा हुए हैं इंडिया में और कितने यूनिकॉर्न बने हैं। मुझे लगता है जो यूनिकॉर्न हिंदुस्तान ने दिए हैं पिछले 1 साल में, उतने यूनिकॉर्न पूरे वर्ल्ड में टुगेदर कलेक्टिवली भी नहीं हुए हैं। ये किस लिए हो पा रहा है? एक तो हिंदुस्तान की इकोसिस्टम, व्हेन आई से इकोसिस्टम, द सपोर्ट दैट इज देयर। जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, स्पेशली एक बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली सरकार आज है हिंदुस्तान में। जीएसटी लागू होना, ये सब चीजें एक हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दिया है। आज की डेट में लोग स्टार्टअप करने में डरते नहीं है कि कितने टैक्स कंप्लायंसेस होंगे, कितने टैक्सेशंस होंगे, कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अलॉन्ग विद दिस देयर आर, इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जो है मेजरली, जो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम तो है यहाँ पे बढ़ावा देने का स्टार्टअप को, बट सोच और फिर एक प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड जमीनी दिक्कत है जिसको सॉल्व करा जा सकता है टेक्नोलॉजी के जरिए। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हिंदुस्तान के पास है और जो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को दे रहा है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है वो प्रॉब्लम होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक राइट प्रॉब्लम को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करा है, देन यू आर हेडिंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। आप ना कि एक अच्छा बिजनेस बनाएंगे, बट आप जनता के लिए भी एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, विच विल ओनली ड्राइव यू फर्दर, जो कि आपको आगे पुश करेगा। सेकेंडली, मुझे लगता है स्टार्टअप करने से पहले 2-3 चीजें बहुत जरूरी किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए कि आप सही हो। मुझे लगता है कि हर किसी को ये जरूर लगता है, कोई इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं गलत हूं। हर कोई अपनी सोच को ठीक समझता है, बट स्टार्टअप करने के लिए जरूरी है कि आप डेटा को देखें, ना कि सोच को देखें। तो मैं हमेशा बोलता हूं एक लाइन, नेवर थिंक दैट यू आर राइट। तो कभी भी आप ये मत समझें कि आप ठीक हैं, डेटा पे जाइए। अगर डेटा ठीक है और डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, देन ओनली टेक द कॉल, तभी डिसीजन लीजिए। दूसरी चीज जो हमारे को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप में एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू गेट द राइट टीम। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एनर्जिक हो और आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो जैसा कि अलीबाबा एक कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी, उसके फाउंडर ने एक बार कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्मार्ट पीपल इन वन रूम। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट लोगों से ही कोई स्टार्टअप बनता है, सही लोगों से ही कोई स्टार्टअप बनता है। तो स्मार्ट लोगों ने बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट, जो पहले पॉइंट का एक्सटेंशन ही है, कि पीवट एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही चीज को लाना ही स्टार्टअप है। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। हैविंग सेड दिस, मुझे लगता है कि यही 2-3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप को जो बढ़ोतरी मिल रही है हिंदुस्तान में, वो एक इकोसिस्टम जो है उससे मिल रही है। ये इकोसिस्टम 10 साल पहले नहीं था, और मुझे आने लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में ये इकोसिस्टम इतने स्टार्टअप्स और इतने यूनिकॉर्न्स हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को देगा जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। बड़ी बात है, जिस पिछले 50 सालों में जो ग्रोथ रही है, वैसी ग्रोथ का जो अनुमान था, जिस तरह की सुस्ती थी, उससे कहीं आगे इन 10 सालों में अचीव किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम ने, और उसमें
सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है, एक जागरूकता भी आई है। चलिए, अगला सवाल मेरा दर्शकों के लिए है। कोई भी स्टार्टअप अगर मुझे शुरू करना है तो जरा अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि किन बातों का आप सुझाव देंगे कि ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी स्टार्टअप में जाने से पहले आपके दिमाग में ये मानसिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको वहां पे जरूरी नहीं है जो आपका जॉब रोल है, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं वो ही करने को मिले। तो लोगों को मोनोटोनी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रशांत, लोगों को मोनोटोनी क्यों होती है जॉब में? क्योंकि एक ही काम को वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीने दर महीने, साल दर साल करते रहते हैं। तो आप ऐसा देखेंगे कि 10-10 साल लोग सेम जॉब कर रहे हैं, सेम रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक ही काम को डेली सुबह शुरू करते हैं और शाम अपनी अंत खत्म करके उसी काम को खत्म करके घर चले जाते हैं। ये 1-2 महीने 3 महीने के लिए ठीक है, बट जब आप इसी काम को 6 महीने 6 साल भी कर रहे हैं और आप अपने, भले ही आप अपनी नौकरी में 10%, 15%, 20% की ग्रोथ ले रहे हैं साल दर साल, आप कभी ना कभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस काम से, आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। डेली एक ही काम करना मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन नेचर है। कोई भी ह्यूमन नेचर में आप कितना भी प्रोडक्टिव काम करिए, बट अगर आप उस प्रोडक्टिव काम को डेली रिपीट कर रहे हैं और सालों तक कर रहे हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप नया सा नहीं सोच पाते हैं। वही एक कारण है कि जो आज लोग 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ऐसी कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं जो 2 साल या 1 साल का स्टार्टअप है अभी। क्यों? उनको चैलेंज चाहिए। इंसान को डेली एक नया चैलेंज सॉल्व करना है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग, जॉब स्टेबिलिटी एक नाम की चीज होती थी जो लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दी है। जॉब स्टेबिलिटी को छोड़ के लोग एक कुछ नया सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि चाहे हमारे को सीखने का मिले का नहीं मिले, जॉब स्टेबल होनी चाहिए। अब आज की डेट में अगेन इट इज बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड विद ऑल द फैक्टर्स। उस इकोसिस्टम ने ही लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया है, रिस्क लेने पे मजबूर किया है। जहां एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस शुरू करने में रिस्क ले ही रहे हैं, जो इंसान नौकरी कर रहा है वो भी अपनी नौकरी स्विच करके स्टार्टअप में जाना चाहता है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्टअप में मिलती है, जो एक नया काम डेली स्टार्टअप में करने को मिलता है, वो एक जॉब में नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो आप करिए आराम से, जॉब स्टेबिलिटी चाहिए तो आप करिए आराम से, जहां आप 10%, 15% साल ऑन साल ग्रो कर लेंगे। बट अगर आपको 100% की ग्रोथ चाहिए अपने करियर में या 200% की ग्रोथ चाहिए, मुझे नहीं लगता स्टार्टअप के अलावा ये कोई भी इकोसिस्टम दे सकता है। सो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी स्टेबल जॉब्स को छोड़ के, कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के स्टार्टअप की तरफ रुख कर रहे हैं। ना ही सिर्फ एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है, एक जॉब सीकर भी रिस्क ले रहा है स्टार्टअप को ज्वाइन करके। और यही कारण भी है, यही रिस्क टेकिंग फैक्टर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बढ़ गई है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी जनता की, इसीलिए स्टार्टअप यहाँ पे ग्लूम भी कर रहे हैं। तो जहां स्टार्टअप को एनर्जी के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो वहीं से मिलता है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जॉब करने वाला इंसान अपना एक्सपीरियंस लेके एक नए चैलेंज को करने के लिए एक स्टार्टअप में आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आप डेली बेसिस पे क्या चैलेंज सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मोनोटोनी और रिपीटेड टास्क, ये ही 2 फैक्टर हैं जो कि हर जॉब सीकर को आज स्टार्टअप की तरफ लेके जा रहे हैं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आज लोग नया सीखना चाहते हैं। 10 साल पहले लोग नया नहीं सीखना चाहते थे। एक एक्सपर्टीज होती थी हर इंसान की, जो कि उस एक्सपर्टीज को पकड़ के चलता था और अपने आप को उस डोमेन का एक्सपर्ट बोलता था। बट आज समय और दौर चेंज हो गया है, बदल गया है। इस समय और दौर में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सब कुछ पता हो, बट थोड़ा थोड़ा पता हो, ताकि आपका दिमाग का होराइजन बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो बढ़ गई है और एक नया सीखने की चाह, यही एक चीज है जो कि हर जॉब सीकर को आज स्टार्टअप की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल, मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए ही कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि आपको उसकी रिसर्च, पक्की तैयारी और आपको कई मोर्चों पर अपने आप को स्किल के तौर पर मानसिकता अपनी दृढ़ रखनी होगी, तब जाकर किसी स्टार्टअप को आप बेहतर बना पाएंगे। अब जरा संजीव अपनी कंपनी के बारे में बताइए, किस तरह का कारोबार है और ये किन मायनों में अलग है? तो प्रशांत, जैसा आपका दूसरा सवाल था, उसी दूसरे सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए तीसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं भी नौकरी में था, मैंने भी 15 साल नौकरी करी है। मैंने बहुत बड़ी कंपनीज के साथ नौकरी करी, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सी के बहुत बड़े बॉटलर्स हैं, वहां पे मैं वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी कर रहा था। उसके बाद मैंने 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में नौकरी करी। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अब टाइम है कि कुछ अपना बिल्ड करते हैं और एक रियल टाइम प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो एयरब्रेक एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती है कमर्शियल डिजाइन एंड बिल्ड में। अब आपको सुनने में लगेगा कि डिजाइन एंड बिल्ड मींस इंटीरियर फिट आउट या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल काम, बट ये कॉन्ट्रैक्चुअल काम से बहुत ज्यादा है। जिस चीज को हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है कि जिस चीज को डिजाइनर्स को एक
एरिया को डिजाइन करने में 20 से 21 दिन लगते थे, आज वो 3 से 4 दिन में उस एरिया को डिजाइन कर लेते हैं। तो ना तो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी ने टाइम सेव किया है, बट एक बहुत, जहां पे कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज की डेट में, अगर आप ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखेंगे तो 32 लाख करोड़ की है। 32 लाख करोड़ की मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटे मोटे देश होंगे इस दुनिया में जिनकी टोटल जीडीपी होगी 32 लाख करोड़। तो ये एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस दुनिया की। उस इंडस्ट्री में अगर आप किसी चीज के टर्न अराउंड टाइम को 20 दिन से कट करके 3 दिन पे लेके आ रहे हैं, तो ना तो ये सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि इंसान कमर्शियल स्पेस को लीज कर रहा है, ना तो सिर्फ उसका रेंट बच रहा है 15 से 17 दिन का, जो कि लाखों करोड़ों में होगा अगर हम कैलकुलेट करें, बट एक फास्टर एक्सपीरियंस मिल रहा है। जिस ऑफिस को खुलने में 90 से 100 दिन लगते हैं, उस ऑफिस को हम लोग इंटीरियर फिट आउट करके 60 से 65 दिन में खोल सकते हैं। तो एक महीने का रेंटल अगर आप देखेंगे इस स्केल ऑफ इंडस्ट्री पे, तो वो लाखों करोड़ का बनेगा। दूसरा, कमर्शियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है और इंटीरियर इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, और उसके बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है कमर्शियल रियल एस्टेट एंड कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनिंग। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसके बाद आती हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, यहां पे अभी तक तकनीकी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी को किसी ने इंटीग्रेट नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से डिजाइन होते आए हैं, नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूशन होती जाएगी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आज की डेट में जहां पहुंच चुका है दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई भी बिजनेस है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो कि तकनीक से सॉल्व ना करी जा सके। तो हमने सोचा कि 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन प्रॉब्लम्स को, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड की, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। हमने वो टेक्नोलॉजी बनाने में, R&D करने में 6 महीने लगाए। आज हमारे पास वो तकनीक रेडी है, और वो मैं बहुत ही गर्व के साथ बोलता हूं कि हमारी इंटरनल टीम्स ने वो तकनीक बनाई है। हमने कोई आउटसोर्सिंग नहीं करी, हमारी इंटरनल टीम्स ने वो तकनीक बनाई है, वो टेक्नोलॉजी बनाई है और वो प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे हम कस्टमर की रियल टाइम प्रॉब्लम को 3 दिन में सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व करने में 20 से 21 दिन लगते थे। तो एयरब्रिक ना तो एक परेशानी को सॉल्व कर रहा है, बट आई थिंक एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस भी बना रहा है। तो अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो हमने पिछले 10 महीने में $2 मिलियन का बिजनेस किया है, मोटा मोटा 16 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हमारे को इस इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर बनाते हैं। 10 महीने की सर्वाइवेबिलिटी में हमने 16 करोड़ का बिजनेस किया है, हमने 2 ऑफिसेस सेट किए हैं, अब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आपके पास अप्रोच ठीक है, तकनीक ठीक है और लोग ठीक हैं, और एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक तकनीक के जरिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता देयर इज एनी बैरियर या फिर ऐसा कोई भी चीज है जो आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस लॉन्ग टर्म पे बनाने के लिए रोक सकती है। तो हमारा ज्यादा लंबा टारगेट नहीं, हम तो टारगेट करते हैं कि 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में से अगर हमने 5% भी मार्केट शेयर गेन कर लिया ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, तो हम एक 2,000-2,500 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजीव, बड़ी अच्छी चर्चा रही। इसके साथ ही उज्जवल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स इस शो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके काम की बात आज हमने की है, और हमने कोशिश यही की है कि बड़ी आसान भाषा में, बहुत स्पष्ट तरीके से उन सभी बातों का विश्लेषण करें, आपके सामने सब कुछ बहुत साफ रखें जो कि स्टार्टअप वर्ल्ड की है। इसी वजह से हम क्रिटिकल चीजों पर भी फोकस करते हैं, चुनौतियों की भी बात करते हैं, समस्याओं की भी बात करते हैं। बहरहाल, अपने दोनों खास एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे। मुझे भी दीजिए इजाजत। स्टार्टअप मंत्र को लेकर आपके कोई सुझाव हैं तो आप सोशल मीडिया पर हमें वो सुझाव दे सकते हैं, अपने सवाल भी हमें प्रेषित कर सकते हैं कि आप दिग्गजों से क्या जानना चाहते हैं, उन सवालों को हम शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।